नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। दुनिया की पहली आवासीय यूनिवर्सिटी है नालंदा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हुआ जारी, भारत को हासिल हुई 63वीं रैंक, स्वीडन पहले स्थान पर काबिज। और ओडिशा में डिप्थीरिया के चलते 5 मौतें दर्ज, वैक्सीनेशन हुआ शुरू। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है डिप्थीरिया। आइए खबरों की शुरुआत करें। 12वीं शताब्दी में भारत ने एक ऐसे लॉस का सामना किया था जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। ये नुकसान आर्थिक या फिर मानवीय नहीं था, बल्कि भारत ने अपने एक ऐसे शिक्षा केंद्र को खोया था जिसमें उस वक्त तकरीबन 10,000 छात्र पढ़ते थे। इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल करने केवल भारत के नहीं, बल्कि चीन, कोरिया और जापान से भी विद्यार्थी आते थे। इस यूनिवर्सिटी को दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल है। यूनिवर्सिटी की शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें फैकल्टी के तौर पर आर्यभट्ट ने भी पढ़ाया है। आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट की। क्या आप बता सकते हैं कि मैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं नालंदा यूनिवर्सिटी की। दरअसल इसी यूनिवर्सिटी के अवशेषों पर एक नया कैंपस तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, फायर कैन बर्न बुक्स बट कैन डिस्ट्रॉय नॉलेज। मतलब ये कि आग किताबों को जला सकती है, ज्ञान को नहीं। साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया था। उसने पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में तकरीबन 9 मिलियन 90 लाख किताबें मौजूद थीं, जो जलकर खाक हो गई। बीबीसी के मुताबिक ये आग 3 महीनों तक जलती रही। नए कैंपस को बिहार के राजगीर में प्राचीन यूनिवर्सिटी के अवशेषों के नजदीक बनाया गया है। हम नालंदा यूनिवर्सिटी के प्राचीन गौरवशाली इतिहास को तो जानेंगे ही, पहले जानते हैं कि तबाह हो चुकी इस यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का प्लान कैसे हुआ। दरअसल 2006 में राष्ट्रपति के पद पर थे अब्दुल कलाम साहब। वे बिहार असेंबली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने की बात कही। इसके बाद बिहार विधानसभा में इसे लेकर एक बिल पारित किया गया। 2007 में ही केंद्र सरकार ने ईस्ट एशिया समिट में नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का प्रस्ताव रखा। इस पर ईस्ट एशिया समिट के देशों ने तुरंत अपनी सहमति जताई और इसके बाद 2010 में संसद में द नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 को पारित किया गया। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर यूनिवर्सिटी का गठन 25 नवंबर 2010 को हुआ। इसमें विद्यार्थियों का पहला बैच साल 2014 में एनरोल हुआ था। अभी तक कैंपस के तौर पर राजगीर स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी का कामकाज नए कैंपस में 2020 में ही शुरू हो गया था। अब यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन समारोह किया गया है। बिहार के राजगीर में बने इस नए कैंपस का फाउंडेशन स्टोन 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा रखा गया था। यूनिवर्सिटी के कैंपस को डिजाइन किया था पद्म विभूषण से सम्मानित आर्किटेक्ट स्वर्गीय BV दोषी ने। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को प्राचीन नालंदा के कैंपस के वास्तु के हिसाब से ही तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी में 4 सेंटर्स, द सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज, सेंटर फॉर इंडो पर्शियन स्टडीज, सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और पीस स्टडीज एंड अ कॉमन आर्काइवल रिसोर्स सेंटर बनाए गए। कैंपस को नेट जीरो फैसिलिटी के साथ तैयार किया गया है। मतलब ये कि कैंपस सेल्फ सस्टेनेबल है। इसमें सोलर प्लांट है, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है, कई पर्यावरणीय तौर पर अनुकूल सुविधाएं हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पहले हुई थी। बताते हैं कि इसकी स्थापना गुप्त राजवंश के कुमारगुप्त द्वारा 427 ईस्वी में कराई गई थी। नालंदा शब्द संस्कृत के ना आलम दा से बना है। मतलब ये कि जहां ज्ञान का प्रवाह कभी नहीं रुकता। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को धर्मगूंज के नाम से जाना जाता था। नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु और धर्मपाल जैसे शिक्षकों ने यहाँ शिक्षा दी है। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु ह्वेनसांग ने भी नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र भी किया है। चीन, जापान, मध्य एशिया, तिब्बत और म्यांमार समेत दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे।
जैसे कि मैंने बताया कि 12वीं शताब्दी में यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया था। 19वीं शताब्दी में इसके अवशेषों को ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया। 2016 में यूनेस्को ने नालंदा महाविहार के अवशेषों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया। विश्व आर्थिक मंच ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है और इस इंडेक्स में भारत को 63वीं रैंक हासिल हुई है। वहीं स्वीडन पहले स्थान पर काबिज रहा है। इसके अलावा डेनमार्क दूसरे, फिनलैंड तीसरे, स्विट्जरलैंड चौथे और फ्रांस 5वें स्थान पर है। इंडेक्स में देशों को इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी जैसे मानकों पर परखा जाता है। इंडेक्स में जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया सतत, सुरक्षित और समान एनर्जी सिस्टम की तरफ बढ़ तो रही है, लेकिन दुनिया भर में मौजूद अनिश्चितताओं के चलते ये उस ट्रांजिशन, उस रफ्तार से नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन से मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब है कि ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म आधारित ऊर्जा के उत्पादन और खपत से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट करना। भारत को इस एनर्जी ट्रांजिशन की जरूरत क्या है? देखिए, जीवाश्म आधारित ऊर्जा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। इससे जलवायु परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। इससे निपटने के लिए भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ स्विच करने की जरूरत है। इसके अलावा भू राजनीतिक स्तर पर फैली अस्थिरता के चलते तेल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलता है। नवीकरणीय ऊर्जा पर मूव करने से भारत इस चिंता से भी मुक्त हो सकेगा। साथ ही भारत ने पेरिस समझौते के तहत जो NDCs निर्धारित किए, उन्हें भी पूरा करने में मदद मिलेगी। नवीकरणीय ऊर्जा के चलते भारत अपनी वायु की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकेगा। भारत के सामने एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे जीवाश्म ऊर्जा के क्षेत्र में कई तरह के रोजगार हैं। पहले से ही बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा भारत अचानक से नवीकरणीय ऊर्जा में मूव करेगा तो बेरोजगारी में और वृद्धि होगी। नवीकरणीय ऊर्जा की अवसंरचना विकसित करने में शुरुआती तौर पर काफी खर्च आता है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारत सरकार को सामाजिक योजनाओं पर भी बड़ा अमाउंट खर्च करना होता है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत सरकार ने कई इनिशिएटिव्स किए हैं। इनमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स और एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 शामिल है। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका गठन 1971 में एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जेनेवा में है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 18 जून 2024 से लागू हो गया है। इसने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस किया है। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को अगस्त 2023 में राज्यसभा में पेश किया गया था। दिसंबर 2023 में इसे राज्यसभा और लोकसभा से पारित किया गया और 24 दिसंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यहां ध्यान रखिए कि किसी भी बिल को एक्ट के तौर पर लागू करने के लिए राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी जरूरी होती है। इस एक्ट के जरिए नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहुंच के लिए एक साधारण कानून तैयार किया गया है। साथ ही बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की पहुंच भी देश के सभी नागरिकों तक हो सके, इसका प्रयास किया गया है। इस एक्ट का महत्व इस बात से जाहिर होता है कि इसने ब्रिटिश एरा की लेगेसी को खत्म किया। पुराना एक्ट ब्रिटिशर्स के वक्त का था। साथ ही इस एक्ट के जरिए प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को भी रेगुलेट किया गया है। वक्त बदलने के साथ पोस्ट ऑफिस के कामों में भी बदलाव आए हैं, लेकिन पुराने एक्ट में इन सभी मुद्दों का कहीं जिक्र नहीं था। इन मुद्दों को नए एक्ट के जरिए एड्रेस किया गया है। भारत में पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आते हैं। वहीं अगर इसके इतिहास की बात करें तो भारत में पोस्टल हिस्ट्री का इतिहास बहुत पुराना है। कालिदास लिखित मेघदूतम में बादल के जरिए संदेश भेजने का जिक्र था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में घोड़ों और पैदल यात्रा के पोस्टल सिस्टम की बात की जाती है। ब्रिटिशर्स के वक्त 1766 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रेगुलर पोस्टल सिस्टम का गठन किया गया और 1774 में पहला पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय स्थापित किया गया। भारत ने 1876 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को ज्वाइन किया और 2008 में पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट एरो शुरू किया गया। इधर ओडिशा में डिप्थीरिया के चलते 5 मौतें दर्ज की गई हैं और इसके बाद से ही डिप्थीरिया के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। डिप्थीरिया कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के
बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करती है। कभी कभी ये बीमारी त्वचा को भी प्रभावित करती है। ये बैक्टीरिया एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो हार्ट और नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है और ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसने और छींकने के जरिए फैल सकती है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया से प्रभावित नहीं होते लेकिन दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डिप्थीरिया हो गया है तो वे तुरंत डॉक्टर की एडवाइस से एंटीबायोटिक्स लें, जिसके 48 घंटे के बाद वे किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि इस बीमारी को वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है, लेकिन वैक्सीन के जरिए पर्याप्त इम्यूनिटी के लिए बूस्टर डोज की जरूरत होती है। भारत ने अपने वैक्सीनेशन के मिशन इंद्रधनुष में डिप्थीरिया को शामिल किया है। आमतौर पर डिप्थीरिया को वैक्सीन को टिटनस, पर्ट्यूसिस और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के साथ कंबाइंड करके दे दिया जाता है। वैक्सीन न लगवाने वाले 30% लोगों के लिए ये रोग जानलेवा साबित हो सकता है। इस रोग के लिए सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे। चलिए आज देखते हैं टर्म ऑफ द डे क्या है। आज के टर्म ऑफ द डे में बात है मेटावर्स की। मेटा का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है बियॉन्ड और वर्स का मतलब है यूनिवर्स, यानी इस दुनिया के बियॉन्ड एक दुनिया। लेकिन मेटावर्स हमारी दुनिया के पैरेलल चलने वाली एक दुनिया है। मेटावर्स को 1992 में साइंस फिक्शनल राइटर नील स्टीफेंसन ने क्वाइन किया। उन्होंने अपने नॉवेल स्मोक क्रैश में इसका जिक्र किया था। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है। इसे लाखों यूजर्स के द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है। इसमें आप अपने डिजिटल अवतार के जरिए दाखिल होते हैं। वीडियो गेम्स की तरह आप इस पर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज आपकी रियल लाइफ से जुड़ी होंगी, जैसे शॉपिंग करना, दोस्तों से मिलना, मीटिंग अटेंड करना या गेम खेलना। ये सब आप ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और होलोग्राम्स के जरिए कर सकेंगे। इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप घर से दूर कॉलेज हॉस्टल में हैं, आपका बर्थडे है, आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मेटावर्स ये पॉसिबल कर सकता है कि आप और आपकी फैमिली के डिजिटल अवतार साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। वर्चुअल रियलिटी के जरिए आपको यही लगेगा कि आप सब साथ हैं, लेकिन फीलिंग ऑफ टच को महसूस नहीं कर पाएंगे। चलिए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। दुनिया भर में 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली रखी गई है। सिकल सेल रोग एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो ह्यूमन बॉडी में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। यदि इसके इतिहास की बात करें तो 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाने के लिए दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव में सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी गई और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित पुरस्कार नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की गई। इस साल यह पुरस्कार फेमस बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को दिया गया। बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में उन्हें सम्मानित किया गया और ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी भारतीय को इस पुरस्कार से नवाजा गया हो। विनोद गनात्रा ने 36 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उनका कार्यक्रम बैंगन राजा और गुजराती फिल्म हारून अरुण विश्व प्रसिद्ध हैं। पर्यावरणविदों ने 200 सप्ताह के मैंग्रोव रेस्टोरेशन चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एनवायरमेंट लाइफ फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने 15 अगस्त 2020 को मैंग्रोव क्लीन अप ड्राइव की शुरुआत की थी। इस पहल को नगर निगम नवी मुंबई और वन विभाग के समन्वय से संचालित किया गया था। मैंग्रोव झाड़ी नुमा एक छोटा पेड़ होता है। यह प्रायः तटीय प्रदेशों और दलदली क्षेत्रों में मिलता है। इन्हें सर्वाइव करने के लिए अधिक ऑक्सीजन स्तर की आवश्यकता नहीं होती और यह बहुत कम तापमान में जीवित नहीं रह सकते। इसलिए ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में ही पाए जाते हैं। अमेरिका की कंप्यूटर चिप कंपनी नेविदा कॉर्प दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसके प्रभुत्व को दर्शाता है। लगभग $3.3 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ नेविदा ने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ दिया। कंपनी कंप्यूटर चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाजार में टॉप स्पॉट पर आ गई है। इसकी यह वृद्धि जीपीयू चिप्स की अधिक मांग को दिखाती है। यहाँ जीपीयू से मतलब है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चिप है जो हाई स्पीड पर गणितीय गणना करने में सक्षम होती है। यह 2D और 3D इमेज, एनिमेशन और वीडियो के रेंडरिंग में सहायक है, लेकिन समय के साथ इनका उपयोग व्यापक हो गया है।
आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस किसके कार्यकाल में स्थापित किया गया था? डलहौजी, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना मौर्य काल में हुई थी। सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, क्रोकोडाइल रिवर संबंधित है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका? और सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अवधारणा है। लोक अदालतों के आदेश के खिलाफ किसी कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। और सही विकल्प है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जाकर उस पर इसकी पीडीएफ रोजाना आप ले सकते हैं। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उन्हें ज़रूर उनके जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही इस बुलेटिन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।